बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 10 और 11 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो आप रेगुलर देखें। इससे आपके बिहार में आयोजित होने वाली खास करके 2022 में जितनी परीक्षाएं बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से ये उपयोगी होगा। ये कंप्लीट पैकेज प्रदान करता है ये डेली करंट अफेयर्स के तहत, जिससे आपके बिहार की करंट अफेयर्स की तैयारी मजबूत होती है। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से दिया गया था और आपको बताया गया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें, 2021 का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक लॉन्च हुआ था, ये बिहार में 2022 में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और जो अभी हाल ही में अर्धवार्षिकी लॉन्च हुआ है, चाहे वो बिहार स्पेशल हो या फिर बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, ये दोनों पीडीएफ भी आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तमाम करंट अफेयर्स के जितने भी नोट्स हैं सभी के सभी आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग बीपीएससी मेकर ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ से हमारे सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, ये पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है नृत्य शक्ति ऐप, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है। नृत्य शक्ति ऐप किस वजह से लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि दरअसल इस वर्ष एनसीसी अपना 75वां साल मना रहा है, या फिर एनसीसी का 75वां साल इस वर्ष मन रहा है, और इस अवसर पर एनसीसी कैडेट की प्रतिभा को उभारने के लिए नृत्य शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जो एनसीसी कैडेट है उनके अंदर जो नृत्य के प्रतिभा छुपी हुई है उसे उभारने के लिए इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के द्वारा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर में जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें कि बिहार पुरुष टीम विजेता रही। इससे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। दरअसल टारगेट बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा लंगट सिंह महाविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में बिहार टीम को सम्मानित किया गया। ये जानकारी ध्यान रखिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था और इसमें विजेता कौन सी टीम रही। तो इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर में और बिहार इसमें विजेता टीम रही थी। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हमने एक पॉइंट को ऐड किया है जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना कि मई 2022 यानी कि पिछले महीने में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू करने की घोषणा की गई थी। दरअसल ये घोषणा किनके द्वारा हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो मई 2022 में जो घोषणा हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो स्थापित ई विधान प्रणाली है उसे बिहार में भी लागू किया जाएगा, ये घोषणा बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरि नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये डिटेल जानकारी यहाँ से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP देश भर के लिए मॉडल बन गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्या। इनका नाम है आर्या और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। हालांकि यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक में एक और भी महिला शामिल है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ कि ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है।
दरअसल बिहार की आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्री द्वारा यह पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVAP लिखा गया है और यह किताब महिला और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और साथ ही साथ रुकावटें दूर कर हल निकालने में यह किताब राह दिखाती है। यानी कि इन्हीं सारे विषय वस्तु पर ये आधारित है। मुख्य रूप से ये उद्यमिता पर केंद्रित है यह पुस्तक, जिसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आती है। इस पुस्तक के बारे में एक जानकारी ये भी ध्यान रखें कि 15 राज्यों में शोध के बाद करीब 1.5 साल में यह पुस्तक पूरी हुई है, जिसे कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ से संबंधित याद रखना है। मुजफ्फरपुर की बात है तो मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इसका निर्माण हो रहा है। तो ये सारी जानकारी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट होगा चौथा प्रश्न, लेकिन उससे पहले बिहार से रिलेटेड कुछ बेसिक से फैक्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर इसे रिवाइज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर ये तमाम चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व ओलंपिक एथलीट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का राइट आंसर होगा PT उषा। हालांकि PT उषा के अतिरिक्त अन्य 3 लोगों को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, लेकिन प्रश्न में विकल्प के आधार पर देखें तो PT उषा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक एथलीट PT उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हालांकि इनके साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों को भी मनोनीत किया गया है। इन 3 व्यक्तियों में आपको ध्यान रखना, इनमें संगीतकार व गायक इलैया राजा, समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े और फिल्म निर्देशक V विजयेंद्र शामिल है। आप यहाँ पर इन चारों को इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। PT उषा की बात करें तो PT उषा को भारत की महानतम एथलीटों में से एक माना जाता है, जिन्होंने कुल मिला के 23 पदक भारत के लिए जीते या फिर अपने नाम किया, जिनमें कि 14 स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्हें उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है और उनका जन्म केरल में हुआ था। ये जानकारी यहाँ पर आपको इतनी सारी याद रखना है PT उषा से संबंधित। अभी हाल ही में इन्हें अन्य 3 व्यक्तियों के साथ राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अक्षय पात्र रसोई की शुरुआत की गई। यह उत्तर भारत की अब तक की सबसे बड़ी रसोई है। ये आपको ध्यान रखना, उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ जो किया गया है ये वाराणसी में किया गया। ये अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से कह सकते हैं ये संचालित है और इसका शुभारंभ भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक पौष्टिक आहार का यहाँ पर कह सकते हैं निर्माण किया जाएगा, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं पौष्टिक आहार बनकर तैयार होगा, जहाँ से स्कूलों को वितरित किया जाएगा और इससे भरपूर लाभ उठा पाएंगे स्कूली बच्चे जो कि खास करके सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात करें तो अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है ये एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि उत्तर भारत या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करा रही है। ऐसे में एक जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिया था कि पटना में भी ये संचालित किया जा रहा है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अब यहाँ पे जो अभी हाल ही में वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है तो यहाँ पर जो भोजन बनेगा तो वाराणसी के 148 स्कूलों में बच्चों को यह वितरित किया जाएगा। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स है जो कि अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जितने भी फैक्ट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप यहाँ पर हमारे इस सीरीज से बेहतर फायदा उठा रहे हैं और कंटेंट आपको बेहद पसंद आ रहा है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है, आपको इससे मदद हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आप लोग विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे मनाने का या फिर बैगलेस डे करने का फैसला किया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला लिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों में यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला लिया है। अर्थात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बैगलेस डे में बच्चे बिना बस्ते के ही स्कूल जाएंगे और इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएगी। तो ऐसा पहल करने वाला आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन चुका है और ये घोषणा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर यह जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की शुरुआत की गई थी।
तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि नवीनतम करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं, सभी को नोट कीजिएगा। नोट अगर नहीं कर सकते, जिन लोगों के पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, एकत्रित होकर वहां पर आप सारे पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण अभी हाल ही में जो किया गया, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में अमित शाह द्वारा श्रीनगर के सूर्य मंदिर में विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक और भास्कर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस प्रतिमा को ही स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया। और यह प्रतिमा जो अनावरित अभी हुआ है, ये 4 फीट ऊंची है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। स्वामी रामानुजाचार्य की बात करें तो यह पूरे भारतवर्ष में वैष्णव संप्रदाय का इन्होंने प्रचार किया था। ये जानकारी यहाँ पे ध्यान रखिए, वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित थे और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की प्रचार प्रसार किया था। आगे यहाँ पर हमने स्टैच्यू से संबंधित एक पॉइंट को ऐड किया है कि गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ, इसे स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया। वहीं पे बात करें सरदार पटेल, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात में इनकी प्रतिमा स्थापित है और इन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर हमारा है कि हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कुछ दिन पहले का ये करंट अफेयर्स है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए सांस्कृतिक विरासत के यूनेस्को पैनल में चुना गया है? ये तीसरा बार है, ये जो भारत को चुना गया, ये तीसरा कार्यकाल है भारत का। तो अभी हाल ही में जो चुना गया है, इसका जो कह सकते हैं कार्य अवधि होगा, तो आपको ध्यान रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2022 से 26 के लिए भारत को इसमें चुना गया या फिर शामिल किया गया है। विस्तृत जानकारी यहाँ से ये ध्यान रखें कि भारत को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। और इससे पहले भी भारत वर्ष 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। और इस वर्ष जो भी हाल ही में ये भारत को चुना गया है, तीसरे कार्यकाल के लिए भारत का चयन किया गया है। इस प्रकार से याद रखिए, यह भारत का तीसरा कार्यकाल होगा। आगे यहाँ पर हमने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा किया है, इस वाले पॉइंट के अंतर्गत आप देख पाएंगे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में अपनाया गया था। लेकिन मुख्य रूप से या फिर कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर जो ये लागू हुआ था वर्ष 2006 में ये लागू हुआ था। और इसमें 24 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें कि समिति के जो सदस्य होते हैं ये 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी कि इसमें जो ये जो पैनल होता है, इसमें 24 सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं और ये प्रत्येक राष्ट्र जो होते हैं ये 4 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इसी कड़ी में भी हाल ही में 2022 में भारत को चुना गया वर्ष 2022 से 2026 के लिए, अर्थात 4 वर्ष की अवधि के लिए। अगला होगा 9वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। आप यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखें, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, इसके तहत आपको साप्ताहिक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जिसमें आपको पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सारे प्रश्नों का यहाँ पर आपको संपूर्ण विश्लेषण दिखेगा। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और इस कोर्स के अंतर्गत आपको 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाएं, खास करके बिहार एसएससी, बीपीएससी या फिर बिहार एसआई आदि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स के अलावा बिहार सामान्य ज्ञान का भी पूरा पैकेज प्रदान किया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं इस एग्जाम की तैयारी में, जो लोग लगे हैं डेडिकेटेड रूप से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा किन्हें नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, इन्हें भी हाल ही में G20 संगठन के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि नीति आयोग ने या फिर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। आप यहाँ पर अमिताभ कांत को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के लिए शेरपा बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया गया।
अब यहाँ पे बात करें शेरपा की। जो शेरपा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, क्यों इसे प्रयोग में लाया जाता है। दरअसल यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि शेरपा शब्द नेपाल में प्रचलित शेरपा से ही लिया गया है और शेरपा जो है शब्द ये नेपाल में पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैं। और इसी तरह आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है कि इसी तरह से G20 सम्मेलन में भी सभी देशों के शेरपा मिलकर सम्मेलन के मुद्दों पर बात करते हैं, यानी कि गाइड की तरह काम करते हैं, यहाँ पर फैसला किया जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। शेरपा शब्द जो संबंधित है मुख्य रूप से ये नेपाल से संबंधित है और इसका अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना, एक तरह से गाइड के रूप में कार्य करना। अब यहाँ पे बात करें G20 की, तो यहाँ से 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, आने वाले 2022 में सभी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दरअसल G20 का जो आयोजन होगा वर्ष 2023 में ये भारत में किया जाएगा और इसी के लिए भी हाल ही में भारत का जो शेरपा नियुक्त किया गया है ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। लेकिन वर्ष 2022 की बात करें, यानी कि इसी वर्ष की बात करें, तो वर्ष 2022 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी ये नवंबर 2022 में, यानी कि इस वर्ष के अंत में नवंबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में आयोजित होगी। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारे फैक्ट को याद रखेंगे, ये आपको बेहतर कॉन्फिडेंस देगा और अपने एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सारे फैक्ट को आपको नोट करना और समय समय पर इसे रिवाइज जरूर करना है। अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जनरल मोहन सुब्रमण्यम को कहां पर संयुक्त राष्ट्र का नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी सूडान में भी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। रिलेटेड जानकारी यहाँ से ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र या फिर संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। ये यहाँ से जानकारी ध्यान रखिए। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है जनरल मोहन सुब्रमण्यम। आपको जानकारी आगे ये दे दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाईकर का स्थान लेंगे। ये भी इस तरह के भी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना वे किनका स्थान लेंगे। जो भी संबंधित संस्था होते हैं, जो मतलब कर सकते हैं नई नियुक्ति होती है, तो वे किनका स्थान लेते हैं। तो ऐसे में भी इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में कई बार बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित कई बार प्रश्न बने एग्जाम में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वर्तमान में अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सचिव के जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरस हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के निवासी हैं। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि किस मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में ये हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में ये हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको इस प्रकार से याद रखना है कि 2021 में जो 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया और ऐसे में इस समय को आपको ध्यान रखना है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में भी हाल ही में ये नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कह सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। और इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि इसका उद्देश्य वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना और ये जागरूकता को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। इसकी जो शुरुआत हुई अभी हाल ही में ये 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से किया गया। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा भी हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। दरअसल देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ और ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया, जो कि अपनी तरह का ये पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है जो कि 2022 में ये आयोजित हुआ है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पहुँच गए आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है या फिर पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जुलाई 2022 में
प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जुलाई 2022 में यह प्रकाशित हुई थी। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है। तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया। हालांकि ये जानकारी हमने आपको कंप्लीट दे दिया, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर विस्तृत चीज़ों को आप विस्तार से लिख पाएँ। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।